हेलो। तो हमने देखा मेरा सेब का पौधा, एप्पल का पौधा जो पुणे में ग्रो करके उसको एप्पल्स लगे हुए हैं। तो एप्पल की स्टोरी पर से आ जाते हैं हम हमारे पेरेंटिंग के टॉपिक पे। जो आज का टॉपिक है नेचर वर्सेस नेचर। तो नेचर वर्सेस नचर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे मेरे एप्पल के ही पौधे के एग्जाम्पल से, उदाहरण से। नचर वर्सेस नेचर ये थ्योरी बच्चों के पालन पोषण में ये विवाद बहुत पुराना है और बहुत सालों से चलता आ रहा है। नेचर मतलब जो जेनेटिक मटेरियल नेचुरली आपको मिला है, और नचर मतलब आपने संगोपन कैसे किया है, उसके ऊपर से किस तरह का पालन पोषण किया है, तो बच्चे में क्या गुण उभर के आएंगे और बच्चे कैसे बनेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा जो आगे जीवन में बनेगा, जो कुछ होगा वो नेचुरली जो मिला है उसके ऊपर, माँ बाप के ऊपर, उसके फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है। और कुछ लोगों का जो नर्चर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उनका कहना है कि भले उसका जेनेटिक माँ बाप कोई भी हो, लेकिन जिस तरह से आप उसे पालन पोषण करते हैं, जो संस्कार देते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में आगे वो कैसा व्यक्ति बनता है इसके लिए। तो इसके लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी समय समय पर होते रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण दूँ तो दो जुड़वा बच्चों को अलग अलग फैमिलीज में एक एक्सपेरिमेंट में अलग अलग सेट ऑफ पेरेंट्स को पालने के लिए दिया गया। नेचुरली वो जुड़वा बच्चे थे तो उनका जेनेटिक जो मेकअप होगा वो काफ़ी हद तक एक जैसे ही होगा, लेकिन उनको अलग अलग पेरेंट्स को जो बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, जिनका सोशो इकोनॉमिक फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग है, अलग जगह अलग माहौल में रहते थे, ऐसे पेरेंट्स को उनको दिया गया। और वो टीनेज में आने के बाद और उसके बाद भी फॉलोअप करके उनमें क्या समानताएं आई, जेनेटिकली उनमें क्या चीज़ें जो समानताएं इतने अलग अलग माहौल में पलने के बाद आई, और क्या विविधताएं आई वो एक ही माँ बाप के बच्चे होने के बाद ही, और ऑलमोस्ट एक ही जेनेटिक मेकअप होने के बाद भी उनमें क्या विविधताएं आई, क्योंकि उनको अलग अलग तरीके से पाला गया। इसका फॉलोअप रखा गया, परीक्षण लिया गया। तो ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हमेशा चलते रहते हैं। ये एक एग्जांपल दिया मैंने हमको। तो जाते हैं हम पहले नेचर की तरफ। नेचर मतलब जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसको इनहेरेंट जो जेनेटिकली हेरिडिटी से जो जीन्स मिलते हैं, जो जेनेटिक मेकअप उसका मिलता है, वो अब वो माँ बाप पर ही डिपेंड नहीं करता। अब आप सोचिए, उसके एक माँ और एक नेचुरली एक माँ और एक पिताजी, उन दोनों के दो सेट ऑफ पेरेंट्स, माँ के पेरेंट्स और पिताजी के पेरेंट्स। फिर दादा दादी के तरफ से माँ के अलग उसके पेरेंट का सेट, दादाजी की तरफ का पेरेंट का अलग सेट, नानी जी का अलग का पेरेंट का सेट, माँ बापू जी नाना जी के अलग। ऐसे देखिए कितने हम पीछे जाते हैं, तो कितने तरह का जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनता है, जिसमें से बच्चे में क्या आएगा, कौन से जीन्स उसमें डोमिनेंट होंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे उस बच्चे में, और कौन से सुस्त पड़े रहेंगे, आएंगे लेकिन सुस्त पड़े रहेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, सिर्फ आगे की जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये सब है मैजिक ऑफ नेचर। अगर आप भगवान में मानते हैं तो ये ईश्वर की कृपा कि आपके बच्चे में क्या जेनेटिक कॉम्बिनेशन आया है और वो क्या एक्सप्रेस करेगा और वो किस तरह से होगा। तो ये हो गया नेचर, मतलब आपको जो बीज मिला है, जो सीड मिला है, वो कैसा है, जेनेटिक मटेरियल क्या है उसमें। अब जाते हैं नजर की तरफ। नजर में है कि आप उसका संगोपन पालन पोषण कर कैसे करते हैं। एक बार आपको जो मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मिल गया, तो आगे की बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो ऑलमोस्ट उसी रोड मैप पर, उसी ब्लूप्रिंट पर होती है। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल मिला है उसी पर, उसी के मुताबिक वो आगे
करने की संभावनाएं होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो समझिए कि एक हाथ बच्चे में सिंगिंग के लिए गुण है, सिंगिंग का उसमें हुनर है, उसमें वो इतना अ, हुनर है कि वो 10 की स्केल पे अगर आप सोचे तो 9 के स्केल तक वो आगे बढ़ सकता है, इतना उसमें हुनर है। तो आपने देखा होगा, मैं सिंगिंग का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि कलाओं के बारे में हम ये देखते हैं कि आप किसी को कोई कला नहीं सिखा सकती या सिखा सकते, ये हम बहुत देखते हैं। अगर किसी को गाना नहीं आता है, अगर किसी को डांस नहीं आता है तो नहीं आता है, किसी को आर्ट के दूसरे जैसे ड्राइंग हो गया या इन कलाओं के क्षेत्र में अगर नहीं है तो नहीं है। जिनमें वो आया है, जेनेटिकली होता है, उसको आप प्रैक्टिस से, टेक्निक से, अच्छे गुरुओं के पास जाके उसे आप बढ़ा सकते हैं और उसको फुल पोटेंशियल तक लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं है, नहीं आई है आपके जेनेटिक मेकअप में, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये मैं पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि उसमें आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे मैं चाहती थी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं चाहती थी कि मेरे पास एप्पल का प्लांट हो। बहुत टाइम से मैं चाहती थी कि एप्पल का प्लांट हो। लेकिन अगर मेरे पास मैंगो का प्लांट होता और मैं मैंगो के प्लांट को टकटकी लगा के देखते रहती, रोज देखते रहती और कहती कि यार इसको एप्पल लग जाए। जैसे आजकल बहुत फैशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अफर्मेशंस, और हम सोचते हैं कि आप दिमाग से सोच के क्या नहीं कर सकते। अगर आपने सोच लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसको कुछ लिमिटेशंस है। आप कितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से प्लान के मैंगो के प्लान के आगे हाथ जोड़ के या आंखें बंद करके बैठी है और कही है कि इसको तो सेब ही लगेगा, इसको तो सेब ही लगेगा, तो ऐसे नहीं हो सकता। उसको कुछ लिमिटेशंस है। आम का प्लांट और आम का फ्रूट, उसको सेब का फ्रूट नहीं आ सकता। तो आम का मज़ा लीजिए, आम का भी अपना मज़ा होता है, हर फ्रूट का अपना मज़ा होता है। तो अगर आम है तो सेब की एक्सपेक्टेशन मत करिए। जैसे कि अगर पेरेंट्स को लगता है, किसी पेरेंट को लगता था कि मैं डॉक्टर बनूं और वो नहीं बन पाया, और उसने बच्चे से एक्सपेक्टेशन रखी कि ये डॉक्टर बन जाए, तो बिना उसकी नेचुरल क्षमताएं जाने, नेचुरली उसमें क्या आया है, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, उसका इंक्लिनेशन क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका आईक्यू लेवल क्या है, ये जाने बगैर अगर आप ये सोचते रहेंगे, दिमाग ने सोचा है तो कुछ भी कर सकता है और मैं डॉक्टर बना के ही रहूँगा, तो ऐसे नहीं होता है। तो वी नीड टू एक्सेप्ट दिस, ये एक्सेप्टेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए होती है। फिर जाते हैं नर्चर के पास। नर्चर मतलब आप अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि आपको जेनेटिकली एक बार जो मिल गया तो भैया हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता। ये अभी क्योंकि माँ बाप को जनरली थोड़े ही समय में पता चल जाता है कि हमें कौन सा सीड मिला है। अगर आप सजग है और ऑनेस्टली अगर देखते हैं और सोचते हैं तो आपको समझ जाता है आपका पौधा संतरे का है, अमरूद का है, आम का है, बेर का है, किस चीज़ का है। तो ऐसे नहीं है कि आपको एक बार जो मिल गया है जेनेटिकली, जो हो गया है, तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है। इसमें फिर से सिंगिंग के एग्जाम्पल के पास जाती हूँ मैं कि सिंगिंग में अगर कोई किसी में पोटेंशियल है कि वो 10 में से 9 के स्केल तक आगे जा सकता है, लेकिन अगर आपने उसे कोई ट्रेनिंग नहीं दी, नेचुरली जो जैसे है वैसे ही छोड़ दिया, उसे कोई ट्रेनिंग नहीं दी, कोई टेक्निक नहीं सिखाया, उसने प्रैक्टिस नहीं की है, तो उसका नेचुरल वो है, तो वो हो सकता है 5 तक या 6 तक अपनी प्रगति कर ले ऐसे ही सुन सुन के। लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिला है कहीं परफॉर्म करने का या इस तरह से कुछ करने का, कुछ ट्रेनिंग नहीं हुई, तो वो 9 के पोटेंशियल तक नहीं जा सकता। तो भले आपका जेनेटिक मटेरियल है और उसी ब्लूप्रिंट पे आपका आगे चलना है, लेकिन उसके लिए नर्चर
ज़रूरी है। यानी नेचर के साथ नर्चर भी उतना ज़रूरी है। वो जीन्स अपने पूरे पोटेंशियल तक तभी डेवलप हो पाते हैं जब आप उन्हें प्रॉपरली नर्चर करते हैं। उसके लिए ट्रेनिंग देते हैं, उसके बढ़ने के लिए प्रॉपर माहौल, प्रॉपर रिसोर्सेस, जो भी ज़रूरी है वो आप देते हैं। अब मैं आपको, हमने देखा कि अगर आम का पौधा है, आम का सीड था, तो उसको एप्पल नहीं लग सकते। अभी एप्पल तो मैंने लगा दिया, एप्पल का ही पौधा है तो उसको नर्चर करना ज़रूरी है। जैसे उसको रेगुलरली वाटर करना ज़रूरी है, रेगुलरली से पानी देना पड़ेगा, मुझे रेगुलरली खाद देना पड़ेगा। खाद भी मैं कौन से समय पे कौन सा दूँ, उसको जब पत्तियाँ उगनी है तो उसको कौन सा एनपीके में से दूँ, उससे जब फ्रूट्स लगने हैं तो क्या दूँ, क्या इंटरवल पे डालूँ। फिर प्लांट की प्रूनिंग करना ज़रूरी है, छटाई करना ज़रूरी है। जब हम छटाई करते हैं तो ज़्यादा फ्रूट्स लगते हैं, तो किसी समय पे पानी थोड़ा कम करना पड़ता है, तो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी हमको दिखाना पड़ता है। फिर वीड्स आ जाते हैं, खरपतवार आ जाती है प्लांट्स में, तो उसे साफ करना पड़ता है। जैसे बुरे बुरे दोस्त, बुरी आदतें, बुरी चीज़ें बच्चों के आसपास, तो खरपतवार निकालनी पड़ती है। तो एक प्लांट के लिए भी इतनी सारी चीज़ें फ्रूट लगने लगने तक करनी पड़ती है, तो बच्चों के लिए तो कितनी ज़्यादा करनी पड़ती होगी आप सोचिए। तो ये सारी चीज़ें हैं नज़र, इसमें अगर कमी रह गई या ये अगर आपने अच्छे से की तो आपका सेब उसके सीड में जो जेनेटिक मटेरियल था, जितना बड़े साइज का वो सेब बनने का, या एक मौसम में जितने ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार या ज़्यादा से ज़्यादा सेब लगने की, उस तरह से वो अपने पूरे पोटेंशियल तक ग्रो कर पाएगा अगर आप प्रॉपर नर्चर करते हैं, प्रॉपर केयर करते हैं। तो आप नर्चर करके इसी तरह से बच्चे का शारीरिक विकास, समझ लीजिए बच्चे का जेनेटिक मटेरियल है कि उसके फैमिली में 6-6 फुट के लोग हैं, 6 फुट के आसपास उनकी हाइट है, लेकिन अगर बच्चा बहुत बीमार रहता है, आपने उसको ठीक से न्यूट्रिशियस फूड खाने पीने नहीं दिया, वो जंक फूड ही खा रहा है, या किसी वजह से उसको वो डिप्राइव हो गया खाने पीने से, कोई भी वजह हो सकती है, माँ की बीमारी है, ऐसे कुछ भी समझ लीजिए, तो उसका जेनेटिक मटेरियल 6 फुट तक ग्रो होने का लेकर भी उसकी ग्रोथ स्टंटेड रह सकती है। वो छोटा सा लो न्यूट्रिशन की वजह से रह सकता है। तो बच्चों का शारीरिक विकास, फिर है बच्चों का मानसिक विकास। उनके नर्चरिंग में मानसिक विकास में बहुत सारी बातें आती है, जैसे कि बच्चों को स्ट्रेस है उससे कैसे एडजस्ट करना है, रिलेशनशिप में दूसरे लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना है, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। अ, तो किस तरह से सोशल सेटअप में बाहर हम जाते हैं तो किस तरह से बिहेव करना है, ऐसी बहुत सारी बातें इमोशनल वेलबींग में आती है। तो ये सारी बातें भी बच्चों को सिखानी पड़ती है, या सिखाने से ज़्यादा हम जो उदाहरण उनके सामने पेश करते हैं उससे बच्चे सीखते रहते हैं। हम जैसे पेरेंट्स बिहेव करते हैं या चीज़ें करते हैं हमारा बर्ताव देख के, तो ये भी एक नर्चरिंग का ही पार्ट है बच्चों के डेवलपमेंट का। और फिर जो हम जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उनकी बौद्धिक विकास, जो हम एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए, एकेडमिक सक्सेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। लेकिन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ ही बच्चों के शारीरिक और इमोशनल मानसिक विकास पर भी उतना ही ध्यान देना ज़रूरी है। तो बौद्धिक विकास में जैसे बच्चों को आप अलग अलग उनका क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग है, रीजनिंग है, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आप क्या, जैसे हम क्लासेस लगाते हैं या हम उन्हें प्रैक्टिस कराते हैं या अलग अलग चीज़ों से एक्सपोज कराते हैं, और आगे करियर में, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए उनको जितने इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास की ज़रूरत है उतनी ही इमोशनल विकास की भी ज़रूरत है, खुश रहने के लिए जीवन में आगे, और एक अच्छा जीवन बिताने के लिए। तो हमने देखा कि नर्चर और नेचर
ये दोनों उतने ही ज़रूरी है। और आपको जो भी बीज मिला है जिस भी फल का, उसको पूरी तरह से फुल पोटेंशियल तक बढ़ने के लिए आपको उसकी अच्छे से नर्चरिंग करना, उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात इसमें है कि मैं आज बताना चाहूँगी, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे एप्पल के प्लांट को बहुत छोटे एप्पल्स लगते हैं, मार्केट में जितने एप्पल्स मिलते हैं ऑलमोस्ट उसके 25% साइज के एप्पल बच्चे एप्पल के प्लांट को लगते हैं। लेकिन मैं एक्सेप्ट करती हूँ और मैं इस बात से खुश हूँ कि एप्पल तो लगते हैं मुझे पुणे के क्लाइमेट में। तो ये छोटे एप्पल लगने की वजह ये है, अगर नेचर की बात करें तो मुझे पता नहीं कि सीड कौन सा था और कौन से टाइप के सीड का पौधा मैंने लाया। हो सकता है कि सीड बहुत अच्छा हो, बहुत बड़े साइज के एप्पल ग्रो होने का उनका पोटेंशियल हो, लेकिन मेरे नेचर में कमी है। अब मेरे नेचर में क्या कमी है कि मैं उन्हें वो माहौल नहीं दे पा रही हूँ जो एप्पल के प्लांट के लिए ज़रूरी है। ठंडा मौसम, लो टेम्परेचर चाहिए, ज़मीन में नमी चाहिए, जिस तरह की ज़मीन चाहिए उनके लिए थोड़ी पहाड़ी और उस तरफ की, तो वो मैं नहीं दे पा रही हूँ। तो ये स्वाभाविक है क्योंकि मैं उनकी केयर जिस तरह से करना चाहिए थे, जो रिसोर्सेस उसको देने चाहिए थे वो मैं नहीं दे पाई। तो मेरे एप्पल के फ्रूट छोटे हैं, ये एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेबिलिटी मुझे रखनी पड़ेगी। सिमिलरली बच्चों के मामले में उनका सीड की क्वालिटी क्या है, कौन सा फ्रूट है, हर फ्रूट की अपना अलग स्वाद है, अपने अलग मज़ा है, हर फ्रूट उतना ही अच्छा होता है। तो हमें जो गुण जेनेटिकली बच्चे में आए हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ा से बड़ा फ्रूट और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट मिले, और उसके लिए हम अच्छे से अच्छे नर्चरिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारे नर्चरिंग में अगर कोई कमी रह जाती है जो कि हम रखना नहीं चाहते, हमारी तरफ से ज़्यादा बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई रह जाती है तो वो क्या लिमिटेशंस है उनकी भी एक्सेप्टेबिलिटी रख के हमें बच्चों की एकेडमिक सक्सेस और आगे करियर में जाके उनका क्या सक्सेस है हमें ऑनेस्टली सोचना चाहिए और उन्हें किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। बस कुमार की दुनिया में आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू।